हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए बिहारी जी के दोहे। ठीक है, बिहारी जी के दोहे हैं भक्ति एवं श्रृंगार। तो जान लेते हैं बेटा हम बिहारी जी के दोहे, देख लेते हैं। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल। करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल। दुखी होंगे सरल है बसत त्रिभंगी लाल। क्या कह रहे हैं बिहारी जी? करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल। हे दीन दयाल, हे दीनों के नाथ श्री कृष्ण, करो कुबत जग, यह संसार मेरी भले ही कितनी भी बुराई करे। बिहारी जी कहते हैं कि हे दीनों के दयाल, हे दीनों के नाथ श्री कृष्ण, यह संसार जग संसार कुबत बुराई करो करे, यह संसार मेरी कितनी भी बुराई करे। कुटिलता तजोना, परंतु मैं अपनी कुटिलता को नहीं त्यागूंगा। आगे समझ में? बिहारी जी कहते हैं कि हे दीनों के नाथ श्री कृष्ण, यह संसार मेरी कितनी भी बुराई करे परंतु मैं कुटिलता को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि दुखी होंगे सरस है बसत त्रिभंगी लाल। वो कहते हैं क्योंकि हे श्री कृष्ण, आप दुखी होंगे आप दुखी होंगे सरल हृदय में निवास करने में आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी कुटिलता को नहीं त्यागूंगा। क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हो। अर्थात कैसे हो? त्रिभंगी लाल अर्थात आप जब बंसी को बजाते हो तो आप तीन जगह से टेढ़े हो जाते हो। ठीक है, आप त्रिभंगी लाल हो अर्थात आप अपने टेढ़ेपन के कारण से सरल हृदय में निवास करने में दुखी हो जाएंगे। आ गया बेटा समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि दीन दयाल, हे दीनों के नाथ श्री कृष्ण, यह संसार मेरी कितनी भी बुराई कर ले परंतु मैं कुटिलता को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि हे श्री कृष्ण, आप सरल हृदय में निवास करने में दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हैं अर्थात आप जब मुरली बजाते हो तो तीन जगह से तिरछे हो जाते हो, तो आप अपनी टेढ़ी आकृति के कारण से सरल हृदय में बसने में दुखी होंगे। आ गया समझ में बेटा? ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने अपने और श्री कृष्ण के तिरछेपन में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहते हैं। आ गया समझ में? ये हो जाएगा बेटा आपका प्रसंग। संदर्भ बेटा आप कर ही लोगे, ठीक है। और इसका बेटा काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? इसके काव्यगत सौंदर्य में बेटा आपका हो जाएगा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है और इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, और गुण इसमें प्रसाद हो जाता है। समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला। अजो तरयो नाही रहो श्रुत सेवत एक रंग। अजो तरयो नाही रहो श्रुत सेवत एक रंग। नाक बास बेसरे लियो बसे मुक्तन के संग। बिहारी बसे मुक्तन के संग। क्या कह रहे हैं देखो बिहारी जी, अजो तरयोना ही रहो, तरयोना ही रहो। आज भी जो तरयोना क्या है? एक आभूषण है बेटा। कौन सा? श्रुत किसे कहते हैं बेटा? श्रुत कहेंगे कान को भी कहते हैं और वेद को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपके दो तरह से अर्थ निकलते हैं, तो देख लेते हैं पहले से। अजो आज भी जो तरयोना आभूषण है, जो कान का आभूषण तरयोना है, वो आज भी तरयोना ही रहा। सेवत श्रुत अर्थात कानों में निवास करने के कारण से, कानों के द्वारा सेवन किए जाने के कारण से जो तरयोना आभूषण है वो आज भी आभूषण ही रहा। आ गया समझ में? अजो आज तरयोना ही रहा। श्रुति कानों के, सेवत एक संग, कानों के साथ के कारण से जो तरयोना आभूषण है वो आज भी आभूषण ही रहा, तरयोना ही रहा। आ गया समझ में? बिहारी जी कहते हैं
जो तर्योना नामक आभूषण है वो आज भी कानों का सेवन करने के बाद तर्योना ही रहा। और नाक बास बेसर लियो, और जो बेसर नाम आभूषण है, जो नाक में पहनी जाने वाली बेसर होती है, तो उसके बारे में कह रहे हैं बिहारी जी कि जो नाक में पहने वाली वो बेसर बास लियो, नाक में अपना निवास स्थान बना लिया किसने? बेसर ने। बस मुक्तन के संग, किसके साथ? मोतियों के साथ निवास करने के बाद। हो गया क्लियर? समझ आ गया? बिहारी जी कहते हैं कि जो तर्योना नामक आभूषण है वह कानों का सेवन करने के बाद भी तर्योना ही रहा। कान के साथ में रहने के बाद भी वो तर्योना ही रहा। नाक बास बेसर लियो, और जो बेसर नामक आभूषण है उसने नाक में अपना निवास स्थान बना लिया है। कैसे? बस मुक्तन के संग, मुक्तन मोतियों के साथ में निवास करने के बाद उसने अपना स्थान नाक में बना लिया है बेसर ने। आगे बेटा समझ में? और इसका दूसरी तरह से अर्थ बेटा समझते हैं, अज्यो तर्योना ही रहो श्रुति वेद सेवत एक रंग। दूसरे अर्थ में, ये तो इसका बेटा एक अलग अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ इसका क्या होता है? आज भी तर्योना, श्रुत कहेंगे बेटा वेद के लिए, वेदों के पढ़ने के बाद भी आज भी उसका उद्धार नहीं हुआ है, आज भी वो नहीं तरा है, आज भी उसने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है। नाक बास बेसर लियो, और स्वर्ग में निवास स्थान प्राप्त कर लिया। बस किसके साथ निवास करके? सत्संगति मुक्तन यानी कि मोक्ष को, सत्संगति वाले, मुक्ति को प्राप्त करने वाले लोगों के साथ में निवास करके उसने क्या कर लिया? स्वर्ग में बसेरा प्राप्त कर लिया। नाक बास बेसर, उसने क्या कर लिया? स्वर्ग में अपना निवास स्थान बना लिया। आ गया समझ में बेटा? समझ में आ गया होगा बेटा? ठीक है, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। आज तक भी, अब तक भी तर्योना उद्धार नहीं हुआ। वेदों को पढ़ने के बाद भी आज भी उसका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि और स्वर्ग में निवास कर लिया, परंतु सत्संग में रहने के बाद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के साथ रहने के बाद उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, स्वर्ग में अपना निवास स्थान बना लिया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? इसका बेटा संदर्भ आपका वही रहेगा, और प्रसंग इसमें क्या हो जाएगा? इसके प्रसंग में बेटा लिखोगे प्रस्तुत दोहे में नाक एवं कान के आभूषण के माध्यम से सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। आ गया समझ में? प्रस्तुत दोहे में नाक और कान के आभूषण के माध्यम से सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा? और इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्यगत सौंदर्य में बेटा इसका आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है, और इसमें आपका बेटा श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, श्लेष एवं अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आ गया समझ में? अगला बढ़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनोहि धर समरो ड्योढ़ी लसत निशान। बिहारी ड्योढ़ी लसत निशान। बिहारी जी क्या कहते हैं? देखो, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान। श्री कृष्ण के, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के कानों में किसके? मकर की आकृति अर्थात मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित होते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, और उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो समरो कहेंगे बेटा यहाँ पर कामदेव के लिए, कामदेव ने हृदय में निवास कर लिया हो, जैसे कि मानो कामदेव ने उनके हृदय में निवास कर लिया हो। किसकी तरह? जैसे कि मानो ड्योढ़ी कहेंगे बेटा दरवाजे पर लसत निशान, दरवाजे पर ध्वजा फहरा रही हो, अर्थात
कानों जो कामदेव है, कामदेव ने मकर की आकृति के समान जो श्री कृष्ण ने कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, वो उन्हें उनकी तुलना जो कामदेव है ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि उनके कानों के कुंडल, जैसे कि मान लो कामदेव ने उनके हृदय में धर्यो मनो हिय कहेंगे, हृदय में धर किसने, समर कामदेव ने, कामदेव ने उनके हृदय में निवास कर लिया हो और ड्योढ़ी लसत निशान और वे दरवाजे पर ध्वजा के रूप में लहरा रहे हों। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे। ठीक है, इसका प्रसंग मैं बता देती हूं बेटा आपको। इसमें बेटा प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है और किसके माध्यम से, कामदेव के माध्यम से। आ गया बेटा समझ में? प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है और इसमें बेटा काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, क्या कह रहे हैं बिहारी जी? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय, सोह करे भौहन हसे दैन कहे नट जाए, बिहारी दैन कहे नट जाए। बिहारी जी कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लोकाय। तो इसमें बता रहे हैं कि बतरस लालच, बात करने के लालच में, लाल की किसकी, श्री कृष्ण की, मुरली छुपा कर रख दी है। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से कि बात करने के लालच में जो राधा है, राधा ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख लिया है। और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली के बारे में राधा से पूछते हैं तो वो क्या कहती हैं, सौह करें, वो कसम खाती हैं, भौं हंसे और भौं में ही हंसने लगती हैं। देन कहें, देना चाहती हैं, नट जाएं, परंतु मना कर देती हैं। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। बात करने के लालच में राधा ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख दिया है और सौह करें, जब श्री कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो उनकी कसम को खाती हैं। ठीक है, सौह करें, कसम खाती हैं और भौं से भौं में हंसती हैं। देन कहें, देना चाहती हैं, नट जाएं, परंतु मना कर देती हैं। आ गया समझ में बेटा? तो बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखेंगे, इसके पहले इसका बेटा प्रसंग समझ लेते हैं। प्रसंग या इसका क्या लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे बेटा, इस दोहे में कवि ने राधा की प्रेम पूर्ण मुद्रा के बारे में बताया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधा की प्रेमपूर्ण मुद्राओं का वर्णन किया है। हो गया क्लियर, समझ आ गया? और इसका काव्यगत सौंदर्य क्या रहेगा, काव्यगत सौंदर्य बेटा इसका वही रहेगा। ठीक है, और इसमें बेटा आपका अलंकार हो जाता है, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और दीपक और कारक। ठीक है बेटा, ये आपका अलंकार हो जाता है, बाकी का काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। क्या कह रहे हैं देखो, देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे बिहारी जी। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। कहत, यहाँ पर बेटा एक नायिका, यानी कि एक नायिका नायक से मिलती है। प्रेम, जो प्रेमी प्रेमिका है वो आपस में मिलते हैं तो क्या है कि प्रेमी जो प्रेमिका है, जो नायिका है, उससे कुछ कहता है, कहता है। नटत, और जो नायिका है वो मना कर देती है। कहता है और वो मना कर देती है। रीजत, फिर जो प्रेमी है उस पर प्रसन्न हो जाता है। खिजत, खिसिया जाना। ठीक है, जब वहां पे भवन में और उपस्थित लोग देख लेते हैं तो जो प्रेमिका है वो क्या हो जाती है, खिसिया जाती है। मिलत, फिर वो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, मिलने से वो खिलत, मिलने के बाद क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और लज्जात, लज्जा को महसूस करते हैं।
भरे भवन में करत हैं, भरे हुए भवन में, भरे हुए महल में, नैनन ही सो बात, वे नेत्रों ही नेत्रों में बात करते हैं। यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? राधा और श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। आ गया बेटा समझ में? इसका बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? इसका काव्यगत सौंदर्य बेटा आप देख लेते हैं, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य इसका, पहले आप बेटा इसका प्रसंग देख लो। प्रसंग इसका क्या होगा? प्रसंग देख लेते हैं बेटा। इसके प्रसंग में बेटा लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका के बीच आपस में नेत्रों के द्वारा होने वाले वार्तालाप के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। और काव्यगत सौंदर्य इसका क्या हो जाएगा बेटा? काव्यगत सौंदर्य में इसका बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, और इसमें माधुर्य गुण हो जाएगा। अलंकार इसमें हो जाएगा बेटा अनुप्रास और विभावना अलंकार, ठीक है बेटा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से समझ लो बेटा इसे। कहत, नायक नायिका से कुछ कहता है तो नटत, नायिका मना कर देती है। रीजत, जो जब वो नायिका मना कर देती है तो नायक उस पर प्रसन्न हो जाता है। खिजत, फिर वहां पर सभा में उपस्थित लोग देख लेते हैं तो वो खिस्से आ जाते हैं। मिलत, फिर वे आपस में वार्तालाप करते हैं, अर्थात वो मिलते हैं, नेत्रों ही नेत्रों में उनकी बात हो जाती है, उनके एक दूसरे से नेत्र मिल जाते हैं तो वो खिलत प्रसन्न हो जाते हैं। और लज्जात, लज्जा को महसूस करते हैं। भरे भवन में करत हैं, भरे हुए भवन में वे दोनों नेत्रों ही नेत्रों में आपस में बात करते हैं। आ गया समझ में? भरे भवन में करते हैं, भरे हुए महल में नेत्रों ही नेत्रों में आपस में वार्तालाप करते हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है? कर ले चूम चढ़ाए सिर और लगाए भुज भेंट, कर ले चूम चढ़ाए सिर और लगाए भुज भेंट, लहे पाती पिय की लखते बाँचत धरत समेट। क्या कह रहे हैं? कर ले, एक जो प्रेमी है प्रेमिका के लिए पत्र भेजता है, ठीक है। तो जब प्रेमिका को पत्र मिलता है तो वो पत्र लेने के बाद क्या करती है? कर ले, उसे हाथ में लेती है। कर कहेंगे बेटा हाथ के लिए, हाथ में लेती है। चूम, और उससे चूम लेती है। चढ़ाए सिर, और उसे चढ़ा करके सिर पर रख लेती है। उर लगाए, और हृदय से लगाती है। उसके बाद उसे हृदय से लगाती है। भुज भेंटे, और अपनी भुजाओं में भेंट लेती है, अर्थात अपनी भुजाओं में उसे भर लेती है। आ गया समझ में? कर ले, जब नायिका को पत्र मिलता है अपने प्रेमी का तो उसे हाथ में लेती है, और उसके बाद लेने के बाद उसे चूम लेती है, सिर पर चढ़ाकर रख लेती है, हृदय से लगाती है और भुजाओं में भर लेती है। लय पाती पिय की लखते, और क्या करती है वो? लय पाती, पाती को लेकर, पाती कहते हैं बेटा पत्र को, वह अपने प्रियतम के पत्र को लेकर के देखती है। पहले तो उसे देखती है, बाँचत, उसके बाद उसे पढ़ती है। धरत समेट, और फिर उसे समेट करके रख लेती है। आ गया समझ में? जो नायिका क्या करती है? प्रेमिका को जब अपने प्रेमी का पत्र मिलता है तो उसे हाथ में लेती है, फिर उसे चूम लेती है, फिर उसे सिर पर चढ़ाकर रखती है, हृदय से लगाती है और भुजाओं में भेंट लेती है। और वह लय पाती प्रिय की लखते, वह अपने प्रियतम की पाती, अपने प्रियतम के पत्र को लेकर देखती है, पढ़ती है और समेट करके रख लेती है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब बेटा हम जान लेते हैं इसका प्रसंग। इसका प्रसंग बेटा क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में एक सखी दूसरी सखी से, प्रस्तुत दोहे में क्या बताया गया है? प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि एक सखी दूसरी सखी से अपने सखी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपनी सखी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती है, ठीक है। और इसका बेटा काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? काव्यगत सौंदर्य बेटा इसका वही रहेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अंग अंग नग जगमगत,
अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। देखो क्या है, अंग अंग नग जगमगत, अंग अंग यानी कि नायिका ने क्या पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, तो उसका प्रत्येक अंग उन आभूषणों में जड़े हुए नगों के कारण से जगमगा रहा है। और दीप सिखासी देह, और जो उसका शरीर है वो दीपक की शिखा के, दीपक की लौ के समान प्रतीत हो रहा है। आ गया समझ में? नायिका का जो शरीर है, नायिका ने नग से जड़े हुए आभूषण धारण कर रखे हैं, तो उसका प्रत्येक अंग जगमगा रहा है। और दीप शिखा, उसका जो शरीर है वो दीपक की लौ के समान दिखाई दे रहा है। दीपक की शिखा दीपक की लौ के समान दिखाई दे रहा है। दिया बढ़ाए ऊर है, और उन नगों का प्रकाश इतना हो रहा है जैसे कि मानो दिया बढ़ाए हूं रहे। यदि दीपक को बंद कर दिया जाए फिर भी बड़ो उजारोगे, फिर भी घर में बहुत ही उजाला दिखाई देगा। आ गया समझ में? एक नायिका ने नग से युक्त आभूषण धारण कर रखे हैं, तो उसका प्रत्येक अंग जगमगा रहा है, और उसका शरीर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो दीपक की लौ दिखाई दे रही हो। और वो उन नगों से इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि यदि मानो दीपक को बंद कर दिया जाए फिर भी घर में चारों तरफ उजाला ही प्रकाश ही दिखाई देगा। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? प्रसंग में बेटा इसका क्या लिखोगे? प्रसंग में लिखोगे कि एक सखी नायक से अपनी सखी के रूप का, अपनी सखी के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है। ठीक है? और बेटा इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। ठीक है? और इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा। ठीक है बेटा? आगे समझ में? अगला आप देख लेते हैं। सहज से तपचतोइया पहरत अति छवि होत, सहज से तपचतोइया पहरत अति छब होते, जल चादर के दीपलों जगमगाते तन जोते। क्या कह रहे हैं देखो बिहारी, सहज से तपचतोइया, एक नायिका है, नायिका ने क्या कर रखा है? पचतोइया वस्त्र अर्थात रेशमी वस्त्र को पहरत धारण कर रखा है अतिछवि होत, और जिसके कारण से वह अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। एक नायिका ने रेशमी वस्त्र को धारण कर, पतले रेशमी वस्त्र को धारण कर रखा है जिसके कारण से उसका शरीर अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। जल चादर के दीपलो, और ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि मानो जल चादर के दीपलो, जैसे कि मानो वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में कोई पतली सी चादर का पर्दा लगा हुआ हो, दीप लो, और उसके पीछे दीपक जल रहा हो, और जगमगात तंजोत, और उससे जगमगात उसका शरीर प्रकाशित हो रहा हो। आ गया समझ में? उस दीपक से उसका तन, शरीर रूपी ज्योति प्रकाशित हो रही हो। आ गया बेटा समझ में? इसमें बेटा क्या बताया गया है? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत दोहे में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं। ठीक है? बाकी का बेटा इसका काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। यहां पे बेटा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं। कंज नयन मंजनो किए बैठी ब्योरति बार, कज नयन मंजनो किए बैठी ब्योरति बार, कच अंगुरी बिच दीड़ दे चितवत नंद कुमार। क्या कह रहे हैं देखो बिहारी जी, कंज नयन मंजन किए, नेत्रों में काजल लगाए हुए, नयन नेत्रों में काजल लगाए हुए। ठीक है? या कमल के समान नेत्रों में काजल लगाए हुए, नेत्रों में काजल लगाए हुए, मंजन किए और स्नान किए हुए।
स्नान करने के बाद नेत्रों में काजल लगाए हुए बैठी भी औरत बाहर, एक नायिका बैठ करके अपने बालों को सुलझा रही है। हो गया क्लियर? स्नान करने के बाद एक नायिका अपने नेत्रों में काजल लगा करके बैठी अपने बालों को सहला रही है। कच उंगली बिच दीड़ दे, कच कच कहेंगे बेटा बाल के लिए, बालों के बीच में, बालों के मध्य में अंगुली डाल करके वह अपने बालों को सुलझा रही है। तो कच बीच बालों के बीच में अंगुली डाल करके चितवत नंद कुमार, और उन बालों के मध्य में से ही वह क्या नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण को देख रही है। आ गया समझ में? एक नायिका स्नान किए हुए, अर्थात वो नायिका कौन है? राधा जी, ठीक है। तो स्नान किए हुए और काजलों में नेत्र लगाए हुए बैठी औरत अपने बालों को सुलझा रही है और बालों के बीच में उंगली डाल करके नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण को देख रही है। आ गया समझ में बेटा? ठीक है। प्रसंग क्या लिखोगे बेटा? इसके प्रसंग में लिखोगे कि एक सखी दूसरी सखी से नायिका के द्वारा चतुराई से श्री कृष्ण को देखने के बारे में बताया गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका के अर्थात राधा जी किस तरह से श्री कृष्ण को देखती हैं, किस तरीके से श्री कृष्ण को देख रही हैं। आ गया बेटा समझ में? और बाकी का बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? औंधाई सी सी सूलखे बिरह बरन बलि बिललात, औधाई सी सी सुलखे बिरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो छींटो छुई न गात। औंधाई सी सी सुलखे बिरह बरन बिललात। एक सखी है, एक नायिका एक सखी दूसरी सखी के बारे में बताते हुए कहती है। क्या कह रही है? ये इसका प्रसंग में लिख सकते हो बेटा आप। एक सखी दूसरी सखी को अपनी सखी की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है। क्या कहती है? विरह बरन, कि वो नायक से कह रही है कि जो मेरी सखी है वो विरह के कारण से इतनी जल रही है कि औंधाई सी सीसू, कि उसके ऊपर किसकी? गुलाब जल की सीसी उल्टी कर दी गई है। आ गया समझ में? एक सखी दूसरी सखी से कहती है, या एक सखी नायक से कहती है कि मेरे विरह बरन, मेरी जो सखी है अर्थात जो राधा जी हैं, विरह के कारण से इतनी जल रही हैं कि उनके ऊपर गुलाब जल की सीसी उल्टी कर दी गई है। तो वो क्या हो गई है? बीच ही सूखे। जब उनके ऊपर वो गुलाब जल की सीसी उल्टी की गई तो वह क्या बीच में ही सूख गया। जो गुलाब जल है वो इतनी जल रही हैं कि गुलाब जल है वो बीच में ही सूख गया। छींटों छुई न गात, और गुलाब जल की एक भी बूंद ने उनके शरीर को नहीं छुआ। आ गया बेटा समझ में? तो बेटा आज मैंने आपको जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के 10 दोहे पढ़ाए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें 21 दोहे हैं, बाकी के जो 11 दोहे हैं वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, चैप्टर समझ में आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।